नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो उत्तराखंड में हीट वेव का कहर जारी है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट नजर आने लगा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। सीएम स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर तैयारियां तेज भी की गई हैं। एनएचएम ने सभी जिलों को जारी की विस्तृत एडवाइजरी। अस्पतालों में दवाओं, जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर भी विशेष फोकस किया गया है। तो अस्पतालों में दवाओं, जरूरी संसाधनों की उपलब्धता करें सुनिश्चित, ये भी कहा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर भी विशेष फोकस किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की गर्मी अभी हाल फिलहाल में जारी है और मौसम विभाग की ओर से भी क्या कोई दिशा निर्देश आए हैं क्या? देखिए विशाल, उत्तराखंड में हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और ऐसे में जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान जो है 40 सेल्सियस पहुंच गया है। और ऐसे में लगातार जो है हीट वेव की जो है देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की बात हो, उनके निर्देश पर तैयारियां जो है तेज कर दी गई है। एनएचएम ने सभी जिलों को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों में दवाओं को लेकर जरूरी संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम उपचार पर भी विशेष फोकस करने की बात की गई है। संवेदनशील जो वर्गों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश इस विभाग दिए। और मौसम विभाग जिस तरह से स्वास्थ्य तंत्र को सक्रिय कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हीटवेव की समस्याएं आ रही हैं, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो दोपहर के करीब जो है 12 बजे से 3 से 4 बजे के बीच जो है, अगर जरूरी नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकले और पेय पदार्थ का जो है वो सेवन जरूर करें और खाना कम खाएं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में क्योंकि हीटवेव की समस्याएं हैं, बुजुर्ग और बच्चों के अंदर जो है कहीं ना कहीं इससे इम्यूनिटी की अगर कमजोरी देखने को मिलती है और ऐसे में वो बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर समस्या हो सकती है। उनको जो है बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको लेकर जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट करता नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है जो मौसम विभाग है वो लगातार मौसम की जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। योगेश, अभी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कितना डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अभी राजधानी देहरादून सहित और उत्तराखंड के क्षेत्रों में जा रहा है, और क्या ये चिंता का विषय भी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अधिकतम अगर तापमान की बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच चुका है। बेहद चिंताजनक है, क्योंकि देहरादून राजधानी की बात की जाए या उत्तराखंड में इन इलाकों की बात की जाए, देहरादून से ऊपरी इलाकों की, तो यहाँ कभी इस तरह से तापमान में वृद्धि देखने को इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ वर्षों से जिस तरह से लगातार इतनी वृद्धि देखने को मिले तो ये चिंताजनक है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अब मौसम विभाग भी का मानना है कि अभी जो है करीब एक सप्ताह तक जो है कोई बारिश का अनुमान नहीं है। और अगर ऐसे में बरसात नहीं होगी तो तापमान में और वृद्धि देखने को मिलेगी और वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बनकर सामने आएगा। लोगों को उसमें सावधानी बरतने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो अभी हाल फिलहाल में किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में भी देखने को मिल रही हैं? क्या पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स भी तैनात हैं, योगेश? देखिए बिल्कुल निर्देश उसको लेकर के दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी जिले हैं उनमें से एडवाइजरी जारी की गई है। दवाओं की पूर्ति हो, जरूरी संसाधन हो, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम पर विशेष फोकस करने के लिए कहा गया है। और साफ तौर पर कहा है कि दवाइयां उपलब्ध की जाए, ओआरएस की जो है उपलब्धता जो है वो की जाए, क्योंकि इस दौरान जो है उल्टी और जो है लूज मोशन देखने को मिलते हैं। तो वो कहीं उसकी जो है दवाई के लिए जो है कहीं ना कहीं पूर्ति की जाए। और ओआरएस को लेकर के कहा है कि उसकी पूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीआईटी प्रबंधक के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। शासकीय शोक के दौरान, राजकीय जो शोक मनाया जा रहा था उसके दौरान जो है कॉलेज में फेस्ट आयोजित किया गया और इस दौरान डीआईटी यूनिवर्सिटी के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकारी आदेशों की अवहेलना पर मुकदमा दर्ज किया गया। राजकीय शोक के दौरान भी कॉलेज में फेस्ट आयोजित करना भारी पड़ गया है। तो आरोप ये भी है कि पूर्व सीएम खंडूरी के निधन पर 3 दिन का शोक था और ऐसे में ये फेस्ट आयोजित किया गया, जिसके बाद राजपुर थाने में 223 बीएनएस के मामले के तहत ये दर्ज भी मुकदमा किया गया है।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीआईटी यूनिवर्सिटी के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई है, जिस पर यह मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हरिद्वार वन प्रभाग में 2 बाघों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। वन विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद यह भी देखा जा रहा है कि टीमें मौके के लिए भी रवाना हुई हैं और विभाग से लेकर शासन स्तर तक हलचल तेज हो गई है। सज्जनपुर बीट में एक के बाद एक 2 बाघों के शव मिलने से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी भी उन्होंने ली। वन मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खिलाकर बाघों को मारने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुका है, जबकि 3 अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश जारी है। वन मंत्री ने अधिकारियों को मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी निर्देश दिए हैं। ये इसमें अभी जांच चली रही है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की संभावना है और इसमें जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसी विभागीय कर्मचारी का भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और निश्चित रूप से इसमें एक सख्त कार्रवाई की जाएगी और जहाँ तक दोनों टाइगर्स को मारने में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनमें कानून अपना काम करेगा और जिससे हमारा काम रहेगा कि सख्त पैरवी करके ऐसे जघन्य अपराध पर लोगों को सजा दिलाई जा सके। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी, किस तरह का ये मामला भी था बाघों की मौत का, और क्या कुछ एक्टिव नजर आ रही है टीम में? बिल्कुल, देखिए विशाल, हरिद्वार का जो वन प्रभाग की जो सामने है वहां से एक हैरान करने वाला सामना है, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक 2 बाघों के जो शव थे वो यहाँ पे मिले। हालांकि सबसे पहले जो प्राथमिक कांसर जताई जा रही है उसमें ये देखा गया है कि यहाँ पे एक भैंसे का शव भी इनके पास से मिला गया था, जहाँ से ये कहीं न कहीं ये आकांक्षा जताई जा रही है कि यहाँ पे जो जहर देकर इन बाघों को मारा गया था। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जो वन मंत्री सुबोध उनियाल वो भी मौके पर पहुंचे थे, जो घटनास्थल था वहां पे पहुंचे थे, पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। जो यहाँ पे अधिकारी उनको साफ तौर से निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा होना चाहिए। हालांकि अभी तक वन विभाग की टीम ने एक जो आरोपी था उसको यहाँ से जो है गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है, लेकिन अभी भी 3 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध है, जो अभी वन विभाग की पकड़ से बाहर। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से वन मंत्री मौके पर पहुंचे, तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर जाकर घटनास्थल की जांच कर रहे हैं, तमाम जो साक्ष्य थे उनको जुटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी जो मुख्य आरोपी था वो सामने नहीं आ पाया। जो यहाँ पे जिस तरीके के तमाम चीजें यहाँ पे पाई गई थी वो अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि यहाँ पे किस कारण से ये जहर उनको दिया गया था, क्या बाघों का शिकार यहाँ पे किया जाना था या फिर इसके अलावा भी कोई जानकारी थी, क्योंकि यहाँ पे ये भी जानकारी मिली है कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जंगली जानवरों को लेकर कहीं न कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है कि जब वहाँ पे उनका शिकार किया जाता है, वो जब पूरा मामला यहाँ पे खुल जाएगा उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी किस वजह से इन जो 2 बाघ थे इनकी हत्या की गई थी। जी, लेकिन मनोज, अभी किस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि खुद भी वन मंत्री मौके पर पहुंचे हुए थे और लापरवाही बरतने पर जो उन्होंने 2 टूक कहा है कि सस्पेंशन तक किया जाएगा, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ये घटना हुई थी तो सबसे पहले जो यहाँ पे वन अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे। यहाँ पे पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था, जो टीम थी उनसे यहाँ पे जानकारी भी जुटाई गई थी और साथ ही साथ जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी वन विभाग मंत्री को दी गई तो वहाँ जो सुबोध उनियाल है वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि यहाँ पे अगर किसी तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो सीधा यहाँ पे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो वन मंत्री सुबोध उनियाल है वो काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ
पे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी ये की जाएगी। हालांकि अभी तक पूरे मामले की जांच जो है वो पूरी नहीं हो पाई और यहाँ पे जो मुख्य आरोपी था टीम उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जब टीम उस तक पहुंचेगी, तमाम जो यहाँ पे अधिकारी होंगे, अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ उचित जो है कार्रवाई भी यहाँ पे की जाएगी। जी मनोज, अभी तक क्या कुछ शक जो है वो जा रहा है वन विभाग की टीमों का? क्या बाघों को जहर दिया गया था या जहरीला पदार्थ खिलाया गया था? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जांच की गई है और जांच में जो सामने आया, जहाँ पे पूरा घटनास्थल था वहाँ पे एक भैंसे का शव भी वहाँ पे पाया गया। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखा गया कि जो बाघ थे जो भैंस का शिकार करने के लिए आए होंगे तो उस समय उनको जहर दिया गया था। सबसे पहले तो यही बात अभी तक निकल के सामने आई। हालांकि पूरा मामला तब साफ हो पाएगा जो 3 अन्य संदिग्ध है उनसे भी जब वो गिरफ्तार में आ जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, तभी पूरा मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल वन विभाग की जो टीम है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके दबिश भी दे रही है, यहाँ पे पूरे मामले की जांच भी कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी यहाँ पे खंगालने का काम किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई जंगल के अंदर, वन के अंदर कोई दाखिल हुआ था तो वो किस रास्ते से दाखिल हुआ था। यहाँ पे तमाम जो गुज्जर बस्ती है उनमें भी पूछताछ की जा रही है, गुज्जर बस्ती में दबिश भी दी जा रही है। जो जंगल के अंदर कुछ जो गुज्जर बस्ती बनाई हुई है वहाँ पे भी सख्त वन विभाग का पैर। देखने वाली बात यही होगी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो जंगल में लगातार आता जाता था तो इसमें किस अधिकारी की लापरवाही थी या फिर वो किसकी सांठगांठ से अंदर आता था। तो इन तमाम चीजों पे भी यहाँ पे जांच की जा रही है। पूरी जांच तब तीनों जो संदिग्ध थे वो गिरफ्तार हो पाएंगे, उसके बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोहाघाट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्वर्गीय बीसी खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इस दौरान मौन भी रखा और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित इस दौरान की गई है, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में नगर पालिका अध्यक्ष लोहाघाट और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा भी शामिल हुई। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विराज राठे ने कहा है कि पूर्व सीएम स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे और कर्मचारी हित में उनकी ओर से कई अहम फैसले भी लिए गए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा ने कहा है कि स्वर्गीय खंडूरी उत्तराखंड के ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक थे। पूर्व मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, बड़ा दुख समाचार हम लोगों को सुनने में आया। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सालय के सेमेस्टर और डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैं मेजर भुवन चंद खंडूरी जी को बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने चाहे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन के साथ साथ इंटरव्यू भी खत्म किया गया था और उनका कार्यकाल हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। उन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बागेश्वर जिले के कई गांवों से खड़िया खनन को लेकर आई दरारों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच पड़ताल की है और ऐसे में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई भी की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद की तिथि भी नियत की है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पूछा है कि जिन खनन इकाइयों पर रोक लगी है उस पर अपना जवाब प्रस्तुत भी करें। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आदेश किया था माइंस के, जिसके बाद एक रिपोर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा फाइल की गई थी। कोर्ट ने स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो इसलिए जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उनको आदेशित किया है कि वो पर्यावरणीय सहमति के जो सस्पेंशन हुए थे उन मामलों में निर्णय ले लें 4 हफ्तों में, और उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंसेंट टू ऑपरेट पर निर्णय लेने के लिए आदेशित किया है। भगवानपुर पुलिस ने 48 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर 5 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में भी जुटी हुई थी और ये मृतक की पहचान कलीम निवासी बचीटी थाना देवबंद सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि कलीम और उसका भाई काम की तलाश में भगवानपुर आए थे। देर रात धरोहर होटल में खाना खाने के दौरान होटल संचालक और उसके साथियों से उनका विवाद हो गया था। झगड़े के दौरान आरोपियों ने दोनों भाइयों को डंडे से पीटा,
जिसमें एक भाई मौके से भाग भी निकला, जबकि कलीम की पीट कर हत्या भी कर दी गई। इसके बाद शव को क्रेटा कार में रखकर लावा गांव के पास नदी किनारे फेंक दिया गया। हमने इन 5 संचालक सहित 5 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें सौरभ, अंकित, विशाल, हर्ष और अनमोल हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ हमारा इनको किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ और हमने ये हमारे साथ मारपीट कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया। तो इन्होंने भी मारपीट करी और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने, चूंकि इनको मालूम था कि इसके भाई ने हमको देख रखा है, तो उन्होंने उसकी बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए लवा के जंगलों में उसको फेंक दिया। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम है। इसमें अन्य और किसी की अगर जवाबदेही होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम उसमें और कम करें। हरिद्वार ज्वालापुर गंगनहर में किसी ने बिरयानी डाल दी, जिसके बाद मामला गर्माता हुआ भी नजर आया। चिकन बिरयानी जो है वो गंगनहर में डाली गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद संत समाज में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। ज्वालापुर क्षेत्र से जुड़े इस वीडियो में एक नीले ड्रम से बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री गंगा में डाली जा रही थी। इस घटना को लेकर संतों ने कहा कि मां गंगा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इस तरह की हरकतें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ये चावल डाल रहे हैं, ये चावल यहाँ पड़े हुए भी देख सकते हैं आप, और ये इसकी गाड़ी का नंबर है। कुंभ क्षेत्र में पूरा बड़ा क्षेत्र आता है, व्यवस्थाओं के मद्देनजर बड़ा क्षेत्र कुंभ का किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ अन्य लोग भी, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालु नहीं, स्थानीय लोग भी स्नान करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन क्यों ऐसी जगहों पर जानबूझ पर, जितना भी है गंगा का जल तो जिसमें भी मिले, एक पात्र में मिल जाता है, तो उसको भी हम एक साधारण जल में भी गंगा की 2 बूंदें मिल जाएंगी तो हम उसको गंगा जल मान लेंगे, तो गंगा से ही तो निकल कर जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें करना बिल्कुल ये माफ़ी योग्य नहीं है, ये अमर्यादित है, समाज में एक माहौल ख़राब करने का प्रयास है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रायबरेली में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं मोदी सरकार में मोदी और अमित शाह को गद्दार भी इस दौरान उन्होंने कह दिया है। यूपी के रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने और आम जनता की आवाज उठाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह देश के गरीबों, किसानों और युवाओं के साथ गद्दारी कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिला, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना, 2
3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने संविधान को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर हमला हो रहा है, न्यायपालिका में हस्तक्षेप है, मीडिया स्वतंत्र नहीं हो पा रहा, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग बिठाए गए जिन्हें न इतिहास पता है न भूगोल। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आरएसएस वालों के सामने खुलकर बोले कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है क्योंकि उन्होंने देश को बेचा है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। उत्तराखंड के सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी कांग्रेस की हताशा और गिरती राजनीतिक सोच को दर्शाती है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन देश के सर्वोच्च नेतृत्व के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है। जनता बार बार कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है, फिर भी कांग्रेस केवल अराजकता और समाज को बांटने की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव में हार की बौखलाहट से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध तथा देश के गृह मंत्री जी के विरुद्ध एक अभद्र टिप्पणी की है, निश्चित रूप से इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश ही नहीं, यह लोकतंत्र की जननी भी है और इस लोकतंत्र में इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, ये कांग्रेस के चाल और चरित्र को प्रदर्शित करती है। आज जनता ने जब संपूर्ण देश भर से कांग्रेस को नकार दिया है, राज्य दर राज्य वो चुनाव हार रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य निकाय और पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, तब देश के प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि उनकी माताजी को भी गाली देना, ये कांग्रेस एक निंदनीय कृत्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और जब इस प्रकार की निंदनीय भाषा का प्रयोग, गैर लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेता करते हैं, तो निश्चित रूप से यह उनकी हताशा है, यह उनकी निराशा है और जनता ने उनको अपने आप से दूर कर दिया है। यह उसी की परिणति है। हम उनके बयान की कठोर निंदा करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय व्यक्तिगत आरोपों और विवादित बयानों का सहारा ले रही है। राहुल गांधी लगातार देश के लोकतांत्रिक पदों का अपमान कर रहे हैं। महंगाई पर पहले से ही आरोपों की राजनीति हो रही है और अब राहुल गांधी ने सत्ताधारी पार्टी पर पलटवार का एक मौका दे दिया है। जाहिर है कि इस पर आगे और सियासत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।